वेलकम ऑल। आज के इस लेक्चर 10 में आपका सभी का स्वागत है। आज मैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत जो हमने प्लेन चैप्टर स्टार्ट किया था समतल का समीकरण, उसमें आज मैं आपको अंतखंड रूपी समतल के बारे में बताऊंगा। इट मीन्स जो कोई भी प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म में होता है। तो पहले तो मैं एक छोटी सी बात ये बताना चाहूँगा कि जब कभी आपने कई बार देखा होगा कि आप विभिन्न पोशाकें पहन करके फोटो खिंचवाते हैं, कभी कलर फोटो खिंचवाते हैं, कभी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन व्यक्ति नहीं बदलता, इंसान वही रहता है। आपके फोटो अलग अलग पोशाक में अलग अलग कलर में हो सकते हैं, लेकिन आप नहीं बदलेंगे। उसी प्रकार एक समतल होता है। समतल को कई रूप में हम उसके समीकरण को प्रदर्शित कर सकते हैं। कभी उसे अंतखंड रूपी समतल के समीकरण के रूप में दिखा सकते हैं, कभी उसे हम नॉर्मल फॉर्म में प्रकट कर सकते हैं या फिर किसी अन्य फॉर्म में। तो उन्हीं में से एक आज हम चर्चा कर रहे हैं अंतखंड रूपी समतल का समीकरण। ये क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। आइए तो देखते हैं अंतखंड रूपी समतल। जैसा कि डायग्राम में देख पा रहे हैं आप, ये एक्स अक्ष पर ए दूरी पर बिंदु ए पर ये समतल के द्वारा अंतखंड काटा गया है। तो इसके निर्देशांक a,0 0 होंगे, अर्थात इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट a होगा स्मॉल a, y कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट 0। इसी प्रकार y अक्ष पर ये किसी बिंदु b पर अंतखंड b दूरी चल के एक अंतखंड काटता है, जिसे हमने बिंदु कैपिटल B से डिनोट किया है, और इसके निर्देशांक 0, v, 0 होंगे। इसी प्रकार z अक्ष पे देख सकते हैं, यहाँ मूल बिंदु से c दूरी पर इसने किसी बिंदु पर एक अंतखंड काटा है c दूरी पर, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट 0, 0, c होंगे। और क्या होता है ये, इफ एनी प्लेन कट्स ऑफ द इंटरसेप्ट्स a b c on x axis, y axis, z axis respectively, then it is said to be in intercept form of the plane. Its equation is given by x upon a plus y upon b plus z upon c इक्वल टू 1। अर्थात यदि कोई समतल x अक्ष पर a अंतखंड तथा y अक्ष पर b अंतखंड तथा z अक्ष पे c अंतखंड काटता है, तो वह अंतखंड रूपी समतल कहलाता है, और उसका समीकरण इससे दिया जाता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। आइए अब एक डिमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से समझते हैं कि अंतखंड रूपी समतल जो होता है किस प्रकार से और कैसे अंतखंड काटता है अक्षों पर। देखिए, ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। इस पे हम एक अंतखंड रूपी समतल आपको बताने जा रहे हैं कि x अक्ष पे a दूरी लेनी है, y अक्ष पे b दूरी लेंगे हम, और z अक्ष पे c दूरी लेंगे। तो समतल किस प्रकार से निर्मित होगा, जिसे हम अंतखंड रूपी समतल कहेंगे, उसको देखते हैं। देख सकते हैं, ये ए बी सी एक अंतखंड रूपी समतल है, और ये तीनों अक्ष पर किस प्रकार से ए बी सी अंतखंड काटता है देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ देख सकते हैं आप, मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी a है, एक्स अक्ष पे चली गई दूरी a, और y और z कोऑर्डिनेट यहाँ 0 होगा। इस कारण बिंदु a के निर्देशांक a,0, 0 होंगे। इसी प्रकार यहाँ देखिए, y अक्ष पे ये देखिए, y अक्ष पे मूल बिंदु से यहाँ तक दूरी b चली गई है, और z अक्ष पे देखिए, मूल बिंदु से यहाँ से दिखाइए, z अक्ष पर यहाँ से ऊपर की तरफ ये c दूरी चली गई है इस प्लेन के द्वारा, और इस प्रकार ये प्लेन बना जिसे हमने कहा अंतखंड रूपी समतल। ये होता है अंतखंड रूपी समतल। तो देखा आपने, अभी हमने आपको अंतखंड रूपी समतल का प्रदर्शन करके दिखाया। अब आइए हम अंतखंड रूपी समतल अर्थात इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म ज्ञात करते हैं। तो सपोज इसका इक्वेशन हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3 इज गिवन बाय, अर्थात 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हम जानते हैं सारणी के द्वारा दिया जाता है। ये पिछले मैंने टर्न पे बताया था आपको।
इस प्रकार से x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 पहली रो में, पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 एंड थर्ड रो x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 दिस इक्वल टू 0। इस सूत्र के द्वारा, इस डिटरमिनेंट के द्वारा हम तीन बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो ये देख पा रहे हैं आप डायग्राम में, ए बिंदु के निर्देशांक क्या है ये मैं यहाँ नोट कर ले रहा हूँ क्योंकि सॉल्व करना है अभी। ए के निर्देशांक a 0 0, बी के निर्देशांक ये बी पर काट रहा है तो 0 b और 0। इसी प्रकार सी बिंदु के निर्देशांक हमारे पास 0 0 और c होंगे। ये तीन निर्देशांक हैं, इन तीनों की वैल्यू x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, ये वैल्यूज जब यहाँ पुट कर देंगे तो समीकरण इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको देखते हैं। तो देखिए हमने सारणिक में यहाँ से x1 y1 z1 ए बी सी बिंदु, तीन बिंदु हैं, इनके वैल्यू यहाँ पुट कर दिए और ये वैल्यू पुट करने के बाद इसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में आपको समतल का तीन बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके बताया था। यहाँ मैं सारणिक विधि से हल करके बता रहा हूँ, तो आप इसके साथ ये भी जान जाएंगे कि डिटरमिनेंट से कैसे निकाला जाता है। तो इसे फर्दर सॉल्विंग इट वी गेट x माइनस ए एंड दिस इज y माइनस 0 का y हो गया, z माइनस 0 का z होगा और ये माइनस ए हो जाएगा, ये b हो जाएगा। इसी तरह ये हमारा 0 हुआ, ये वाला माइनस ए हुआ और ये वाला 0 और ये c माइनस 0 का c हो जाएगा, दिस इक्वल टू 0, ये हो जाता है। अब इसको आप और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब ये डायग्राम आप नोट कर चुके होंगे, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो देखिए इसको आगे करते हैं। देखिए इसको हमने सारणी को एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट अलोंग फर्स्ट रो, पहली पंक्ति के अनुदिश इसको हमने विस्तार किया तो ये आया x माइनस ए और ये इस तरीके से b इंटू सी माइनस 0 एंड माइनस वाई। सो y का आप देख सकते हैं, y के ये ले लिया हमने और ये माइनस ए सी एंड माइनस 0 इस तरीके से और प्लस z और ये छोड़ेंगे फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम। सो ये 0 हो गया आपका, 0 माइनस माइनस प्लस ए बी हो गया। इस तरीके से इसको फर्दर सॉल्व करके मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। ये x माइनस ए है तो मैंने लिखा x माइनस ए इंटू ये क्या है बी सी, ये बी सी हो गया माइनस, ध्यान दीजिए ये माइनस माइनस प्लस ए सी इंटू वाई, तो आप लिख सकते हैं प्लस हो गया y इंटू ए सी। इसी तरह ये आप देख सकते हैं प्लस ए बी इंटू जेड इक्वल टू 0। ये सॉल्व करने के बाद ये आ जाता है। अब इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे, तब तक आप इसको देखिए। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा x इंटू बी सी माइनस ए बी सी, ये मल्टीप्लाई किया अंदर, प्लस ये हो जाएगा y इंटू ए सी प्लस z इंटू ए बी, दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज x इंटू बी सी प्लस y इंटू ए सी प्लस z इंटू ए बी इक्वल टू ये माइनस ए बी सी को इधर ले आए तो प्लस ए बी सी, ये प्लस ए बी सी हो गया। अब इसे हम ए बी सी से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो आप देख सकते हैं x इंटू बी सी अपॉन ए बी सी प्लस y इंटू ए सी अपॉन ए बी सी, इसी तरह z इंटू ए बी अपॉन ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन ए बी सी। ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1। और आप देख सकते हैं इसको आगे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। ये बी सी टू बी सी कैंसिल होगा, दिस इम्प्लाइज x अपॉन ए प्लस ये ऊपर ए सी है, ए सी कैंसिल होगा तो y अपॉन बी, सिमिलरली प्लस z अपॉन ये भी कैंसिल हो गया तो आपको c मिला, दिस इज इक्वल टू 1। सो दिस इज नथिंग बट डिजायर्ड इक्वेशन ऑफ द plane in intercept form।
So this is the equation of the plane in intercept form. ये अंतखंड रूपी समतल का समीकरण है, इंटरसेप्ट फॉर्म। आइए इस पर आधारित एक सवाल को हल करके देखते हैं। आइए एक प्रश्न पर विचार करते हैं। एक समतल निर्देशांक अक्षों को ए बी सी बिंदुओं में इस प्रकार मिलता है कि त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक अर्थात सेंट्रॉइड बिंदु पी क्यू आर है। सिद्ध करो कि समतल का समीकरण x अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू प्लस जेड अपॉन आर इक्वल टू 3 है। अर्थात ए प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट ए बी सी in such a way that the coordinates of centroid of triangle ABC is PQR. Prove that the equation of the plane is given by x upon p plus y upon q plus z upon r equal to 3. आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। Let the plane meets the axis at ABC point. ये देख रहे हैं डायग्राम में आप, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। मान लीजिए एक्स अक्ष पर ये ए बिंदु पर मिलता है, वाई अक्ष पर ये सपोज बी बिंदु पर मिलता है, जेड अक्ष पर सपोज ये सी बिंदु पर मिलता है। मान लीजिए ए के कोऑर्डिनेट a, 0, 0 और बी के कोऑर्डिनेट 0, b 0 और सी के कोऑर्डिनेट 0, 0, c ये होंगे। क्योंकि इसमें ये कहा गया है सवाल में कि एक प्लेन तीनों अक्षों को एबीसी बिंदुओं पर इस प्रकार मिलता है कि उसके केंद्रक के निर्देशांक पी क्यू आर हैं। इट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड इज पी क्यू आर। ठीक है, तो ये हमने एजम्पशन कर दिया कि ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये होंगे, बी के ये होंगे, सी के ये होंगे। आगे आप देखते हैं। ऑल्सो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द 3 पॉइंट्स आर, तीनों बिंदुओं के निर्देशांक आपने मान लिए ए के a, 0, 0, b के निर्देशांक आपने मान लिए b के ये हो गए 0, b, 0। इसी प्रकार c बिंदु के निर्देशांक आपने 0, 0, c मान लिया। ठीक है, ये तीनों कोऑर्डिनेट आपको पता है। गिवन दैट दिया है, क्या दिया है हमारे पास? गिवन दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, यहाँ सेंट्रॉइड को हमने जी बिंदु से दर्शाया हुआ है। सेंट्रॉइड जी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड जी आर, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? देखिए पी, क्यू और आर, ये दिया हुआ है, इट इज गिवन। अब हम जानते हैं कि जब हमें तीन बिंदुओं के निर्देशांक पता होते हैं, त्रिभुज के शीर्षों के, तीनों शीर्षों के निर्देशांक पता होते हैं, तो हम उसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट किस प्रकार लिखते हैं? आप जानते हैं अगर कोई ट्राइंगल इस तरीके से होता है, ये देख सकते हैं। मान लीजिए ये ए है, ये आपने ले लिया x1, y1, z1। इसी तरह आप जानते हैं बी बिंदु को x2, y2, z2। ठीक है, और इसी तरह आपने सी मान लिया x3, y3, z3। तो इसका जो सेंट्रॉइड होता है, इसका जो केंद्रक होता है, केंद्रक के निर्देशांक का फॉर्मूला हम जानते हैं। मान लीजिए सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट ये पी क्यू आर है, सपोज पी क्यू आर इसके केंद्रक के निर्देशांक हैं, तो हम फॉर्मूला जानते हैं। पी कोऑर्डिनेट की वैल्यू बराबर हो जाएगी x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। इसी प्रकार क्यू की वैल्यू हम जानते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इसी प्रकार आर, यानी कि ये x कोऑर्डिनेट देगा, ये y कोऑर्डिनेट देगा, ये z कोऑर्डिनेट देगा। इसकी वैल्यू z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। इससे हम किसी त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक प्राप्त कर देते हैं। तो यही आप देख सकते हैं। इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 ये आप देख सकते हैं। तो ये x1 कितना है? a है। x2 कितना है? x2 0 और x3 भी 0 हो गया। 0 प्लस 0 अपॉन 3। इसी प्रकार मैं लिख सकता हूँ y1 प्लस y2 प्लस y3। तो y1 कितना है? देखिए यहाँ पर y1 0 है
और y2 कितना है, y2 आप यहाँ से देखेंगे b है। और इसी तरह आप देखेंगे y3 की वैल्यू यहाँ से नोट करेंगे। ये y3 की वैल्यू आप देखिए यहाँ पे ये 0 है, तो ये मैंने 0 लिखा बटे 3। इसी तरह मैं लिख दूंगा z1 की वैल्यू 0 प्लस z2 की वैल्यू 0 प्लस z3 की वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं c है और अपॉन 3। सो यू कैन, अब इस डायग्राम को मिटा देते हैं क्योंकि सवाल हल करना है, बोर्ड हमारा छोटा है, मजबूरी है। तो ये हमने सॉल्व किया। दिस इज इक्वल टू, ये आपने देखा a अपॉन 3 होगा, ये आपने देखा b अपॉन 3 होगा, ये आपने देखा c अपॉन 3। ये किसकी वैल्यू है a अपॉन 3? p की वैल्यू। b अपॉन 3 किसकी वैल्यू? q की। c अपॉन 3 वैल्यू किसकी है? r की। इस प्रकार इनको आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू a अपॉन 3 एंड दिस इम्प्लाइज q इज इक्वल टू b अपॉन 3 एंड दिस इम्प्लाइज r इक्वल टू c अपॉन 3। इनको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप इससे वैल्यू निकालेंगे। देखिए a की वैल्यू आ जाएगी 3p, a की वैल्यू 3p। इसी तरह आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी 3q। इसी तरह इसको सॉल्व करने पे आपके पास c की वैल्यू आएगी 3r। ये वैल्यूज मैं यहाँ नोट करूंगा। Thus we have, ये हमने abc की वैल्यू ले ली। a की वैल्यू हमें मिली है 3p और b की वैल्यू हमको मिली है 3q और c की वैल्यू हमें मिली है 3r। ये वैल्यूज आपके पास आ गई। Now we know that equation of the plane in intercept form is the equation of the plane in intercept form क्या होगा? इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द प्लेन x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1 होता है। यह भी हमने आपको बताया था। और जिस सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें भी हमने आपको अभी यही डायग्राम बना के दिखाया था और बताया भी था। ये बिंदु a के निर्देशांक a, 0, 0, बिंदु b के निर्देशांक 0, b, 0, बिंदु c के निर्देशांक 0, 0 और c माने थे। ठीक है, तो ये वाला आप देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। दिस इम्प्लाइज x अपॉन a की वैल्यू यहाँ से देखिए 3p, सो दिस इज 3p प्लस y अपॉन 3q, b की वैल्यू 3q। सिमिलरली z अपॉन 3r इक्वल टू 1। ये आ गया हमारे पास। अब इसमें दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगा x अपॉन p प्लस y अपॉन q प्लस z अपॉन r इज इक्वल टू 3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, हैंस प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था। आइए क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन whose intercepts on the axis are -4, 2 and 3। अर्थात उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो अक्षों पर अंतःखंड -4, 2, 3 काटता है। देखिए सवाल के अनुसार जैसा प्रश्न में दिया, हमने एक डायग्राम बनाया। ये अंतःखंड रूपी समतल को हमने बना लिया है जो x अक्ष पर बिंदु A पर, y अक्ष पर बिंदु B पर तथा z अक्ष को बिंदु C पर काटता है अथवा मिलता है। मान लीजिए x अक्ष पर अंतःखंड A बराबर -4 काटा गया और जैसा कि दिया है सवाल में, और y अक्ष पर अंतःखंड B बराबर 2 काटा है और z अक्ष पर अंतःखंड C बराबर 3 काटा है। हम जानते हैं अंतःखंड रूपी समतल का समीकरण, तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं अंतःखंड रूपी समतल का समीकरण ये आप लिख लेंगे। यहाँ पे समीकरण क्या होता है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आप क्या करेंगे? abc का मान
इसमें रख देंगे। सो दिस इम्प्लाइज वैल्यू पुट करने पर x अपॉन -4 प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2 प्लस z अपॉन c का मान 3 इक्वल टू 1। एक आंसर तो आपका ये आ गया। लेकिन ध्यान दीजिए सवाल में पूछा क्या, इस बात पे आइए। सवाल में पूछा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, समतल का समीकरण ज्ञात करना है। तो ये आपने ज्ञात कर दिया, ये बिल्कुल सही है। और लेकिन ये नहीं कहा कि अंत्यखंड रूप में ज्ञात करना है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। ये नहीं कहा कि अंत्यखंड रूप में ज्ञात करना है, अंत्यखंड जरूर दिए। तो आपने यदि ऐसे लिख दिया एग्जाम में तो ये भी ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी इट इज़ माई एडवाइस, अगर आप इसको एक बार और सॉल्व करके लिख देंगे तो वो समतल का व्यापक समीकरण होगा, जिसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं। इसमें आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम लेकर के दोनों तरफ, तो आपका ये समीकरण बन जाएगा -3x प्लस ये 12 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6y प्लस 4z इक्वल टू 12। ये आप देख पा रहे हैं। इसको दोबारा से इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 6y माइनस 4z और प्लस 12 इक्वल टू 0। ये हो गया। आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, 12 को जो है लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये है समतल का समीकरण। अगर ये कहा जाता कि अंत्यखंड रूपी समतल का समीकरण ज्ञात करो तो आप ये निकालते। हालांकि एग्जाम में चाहिए ये कि आप ये भी लिख दें अथवा और करके यह भी लिख दें, तो दोनों आंसर आ जाते हैं। और जो है उचित माना जाएगा, इसको स्वीकार करना चाहेंगे तो इसे मानेंगे और इसको चाहेंगे तो इसको मान सकते हैं। दोनों ही सेम है, एक ही समतल के समीकरण है और कोई इसमें दिक्कत नहीं। तो ये दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द आंसर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो देखा आपने किस तरीके से हमने आसानी से अंत्यखंड रूपी समतल का सवाल हल किया और उस पर आधारित अन्य प्रश्न भी सॉल्व किए, उसका समीकरण ज्ञात करना सिखाया। इसी प्रकार आप अन्य सवालों को करने का प्रयास करें। अगले लेक्चर में हम आपको इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म बताएंगे। तब तक थैंक यू।